Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th January 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about the debate over marital rape. And this topic is useful from our syllabus paper 1 essay perspective. It is also important from our syllabus paper 2 Indian society and paper 3 governance point of view. तो देखिए इस आर्टिकल में मैरिटल रेप के बारे में बातचीत की गई है. तो मैरिटल रेप इसको डिफाइन करते हैं एज द एक्ट ऑफ फोर्सिंग स्पाउस इनटू हैविंग सेक्स विदाउट प्रॉपर कंसेंट. सो दैट इज़ मैरिटल रेप. सो देखिए रेप इज़ रेप, चाहे वो मैरिटल रेप हो या अदरवाइज हो. सो इन एनी केस इट इज़ अनजस्ट, अनफेयर एंड इट इज़ अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ वुमन. इट एब्रोगेट्स और ब्रीचेज डिग्निटी ऑफ अ वुमन. लेकिन फिर भी यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैरिटल रेप्स इन इंडिया हैव नॉट बीन क्रिमिनलाइज्ड. इट्स नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस. इनफैक्ट जो सेक्शन 375 है ऑफ इंडियन पिनल कोड दैट टॉक्स अबाउट रेप्स एंड विच मेक्स इट अ क्रिमिनल ऑफेंस, उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं. उसी एक्सेप्शन में से एक आता है मैरिटल रेप विच अलाउज मैन टू हैव अ फोर्सफुल सेक्स ऑन हिज वाइफ. और इस कारण से कई सारे जगहों पे, कई सारे इंटरनेशनल फॉरम्स पे इंडिया को क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है. फॉर एग्जांपल इन 2013 यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन रिकमेंडेड दैट इंडियन गवर्नमेंट शुड क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप. लेकिन उसके बावजूद भी ये कंटिन्यू हो रहा है. आपको पता होगा दिसंबर 2012 में जो निर्भया केस हुआ था, उसके बाद भारत सरकार ने एक जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनाई थी. 3 मेंबर्स की एक कमेटी थी, जस्टिस JS वर्मा कमेटी, जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस JS वर्मा उसको हेड कर रहे थे. और ये कमेटी इसीलिए बनाई गई थी ताकि ये कमेटी रिकमेंड कर सके वो तमाम प्रोविज़न जिससे विमेन सेफ्टी को और ज़्यादा इंश्योर कराया जा सके. तो वन ऑफ द मैनी रिकमेंडेशंस गिवन बाय जस्टिस JS वर्मा कमेटी वाज टू मेक मैरिटल रेप अ पनिशेबल ऑफेंस. लेकिन उसके बावजूद भी ये अभी तक हो नहीं पाया. एज यू कैन सी द जस्टिस JS वर्मा कमिटी सेट अप आफ्टर दिसंबर 2012 गैंग रेप एंड मर्डर हैड रिकमेंडेड रिमूविंग द मैरिटल रेप एक्सेप्शन. लेकिन जुडिशरी में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर हम देखें जुडिशरी का ऑन मैरिटल रेप्स, तो वो अदरवाइज ही है. इसने अभी तक मैरिटल रेप को क्रिमिनल ऑफेंस की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया है. फॉर एग्जाम्पल इन 2017 Supreme Court in Independent Thought versus Union of India refused to take any question on marital rape of adult women, claiming कि since it is not a criminal offence as per IPC, so this matter should not be taken. हाल फिलहाल में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक इसी तरीके केस में जो भी कन्विक्ट था उसको एंटिसिपेटरी बेल दे दिया, claiming कि marital rape is not a criminal offence, it's an exception under IPC 375. और देखते हैं कि इंडिया के इस एक्सेप्शन को किस तरीके से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है अलग अलग फॉरम्स पे. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज लॉ ऑन मैरिटल रेप. फॉर एग्जांपल इट इज़ अगेंस्ट इंटरनेशनल नॉर्म. अगर पूरे दुनिया भर में देखा जाए तो कुछ ही ऐसे रिग्रेसिव कंट्रीज़ हैं, ऑर्थोडॉक्स कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है. इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ ओनली 36 कंट्रीज़ वेयर मैरिटल रेप इज स्टिल नॉट क्रिमिनलाइज्ड. ऑफ कोर्स इट रिफ्लेक्ट्स पैट्रियार्कियल आउटलुक ऑफ द लॉज. हमारे जो कानून हैं उनमें आज भी पैट्रियार्कियल एक इंस्टिंक्ट दिखता है. इफ़ वी सी दिस एक्सेप्शन ऑन मैरिटल रेप और एक्सेप्शन ऑन रेप विच अलाउज मैरिटल रेप. तो देखिए इससे क्या पैट्रियार्की कैसे दिखती है इसमें, इसको ऐसे में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. एक्सेप्शन ऑन rape, that is marital rape exception, is a kind of patriarchy. Means women are considered to be a kind of property of men post marriage. तो शादी के बाद अगर आप रेप को अलाउ कर रहे हैं एज ए लीगल एक्टिविटी अगेंस्ट वुमेन, मतलब फोर्स्ड सेक्स को आप अलाउ कर रहे हैं एज ए लीगल एक्टिविटी, दैट मीन्स द लॉ इटसेल्फ is considering कि women post marriage are a kind of property of men and she does not have autonomy on her own body. तो the husband has more rights over her body. So इस तरह की पैट्रियार्की इस कानून से झलकती है. तो जब कानून ही पैट्रियार्कल होगा तो सोचिए समाज पे उसका कितना बुरा इम्पैक्ट होगा.
और तीसरा क्रिटिसिज्म, ऑफ कोर्स लॉजिकल क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि इट इज़ इलॉजिकल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन. तो वुमेन इज़ तो वुमेन. अगर इफ सी इज बीइंग फोर्स्ड इनटू सेक्स, सो दैट शुड बी अ क्रिमिनल ऑफेंस. जस्ट बिकॉज सी इज अ मैरिड वुमेन एंड फोर्स्ड इनटू सेक्स बाय हर हस्बैंड, इट शुड नॉट बी लेट ऑफ. So this kind of differentiation between married and unmarried women and forced sex by her husband or someone else is a kind of illogical differentiation, and that is why section 375 which provides exception should be done away. तो क्या सजेशंस हो सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, इसी आर्टिकल में बताया गया है कि इट्स नाउ टाइम. जैसे कई सारे प्रोग्रेसिव डिसीजंस लिए हैं हमारे जुडिशरी ने टाइम टू टाइम, जैसे LGBT के बीच में जो होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस होती थी उसको डिक्रिमिनलाइज किया है. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द लॉ और IPC हैज़ टू बी इवेल्युएटेड इन लाइट ऑफ रिफ्लेक्टिव आइडियाज, इन लाइट ऑफ प्रोग्रेसिव आइडियाज़. तो वैसे ही अब वक्त आ गया है आफ्टर 70 years of independence. नाउ इट्स टाइम टू reflect on this particular law itself and reinterpret it in more progressive and humanitarian view, and it's a time when we do away with this exception which allows rape against women in case of marriages, especially by her spouse. इससे फ़ायदा क्या होगा? ऑफ कोर्स इट विल प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम अब्यूसिव स्पाउसेस, क्योंकि जो वुमेन जिनके खिलाफ इस तरह के फोर्स्ड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, दे हैव नो रिकोर्स, नो लीगल रिकोर्स एट ऑल. इट विल प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस. ये हाल फिलहाल में ये आर्टिकल आया क्यों है, क्यों मैरिटल रेप्स डिस्कशन में है? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें ये डिमांड किया गया है कि कोर्ट इस बात को इन्वेस्टिगेट करे कि क्या IPC के अंदर मैरिटल रेप को जो एक्सेप्शन दिया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं. सो दिस मैटर इज सब जुडिस एंड बीइंग डिस्कस्ड बाय दिल्ली हाई कोर्ट. The next article is taken from international segment. It is about World Economic Forum, and this topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखिए, स्विट्ज़रलैंड बेस्ड एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. तो यहाँ पे एक डावोस सिटी है स्विट्ज़रलैंड के अंदर. डावोस में हर साल एनुअल एक मीटिंग होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की. ध्यान रखें, इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन से कोई लेना देना नहीं है. एक बार UPSC ने इस तरह का सवाल पूछा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन. वो स्टेटमेंट गलत होगा. तो इट इज़ कैसा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक फोरम है, इंटरनेशनल फोरम, जहाँ पे साल में एक बार मीटिंग होती है एट दिस प्लेस डावोस इन स्विट्ज़रलैंड, जिसमें दुनिया भर के टॉप लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, मे इट बी पॉलिटिक्स, मे इट बी स्पोर्ट्स, मे इट बी एंटरटेनमेंट, या मे इट बी फ्रॉम डिफरेंट अदर बैकग्राउंड लाइक जर्नलिस्ट, दुनिया भर के अलग अलग फील्ड के जो लीडर्स हैं उनकी एक मीटिंग होती है, एक कांग्रेगेशन होती है यहाँ पे, जिसमें अलग अलग फील्ड के जो लीडर्स हैं वो अपना अपना ओपिनियन देते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ कुछ नए इंसाइटफुल आइडियाज़ ला करके रखते हैं. 2022 में इस साल जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट हो रही है, दैट इज़ 52nd समिट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बट दिस ईयर बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन इट इज़ बीइंग कंडक्टेड इन वर्चुअल मैनर. तो इसी समिट में पार्टिसिपेट करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं. सो ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअल मोड. एज यू कैन सी, PM नरेंद्र मोदी स्पीक्स एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ऑनलाइन डावोस एजेंडा 2022. तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जो मीटिंग हो रही है, एनुअल मीटिंग अभी 2022 में, इसको नाम दिया जा रहा है डावोस एजेंडा 2022. तो इस डावोस एजेंडा 2022 में क्या इंपॉर्टेंट बातें कही हैं जिसका हम इस्तेमाल कहीं अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, वो एक एक करके हम लोग देखते हैं. प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले कहा कि इंडिया इज़ बिकमिंग अ न्यू हब ऑफ स्टार्टअप्स. सो नाउ इंडिया हैज़ थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स. यूनिकॉर्न्स होते हैं वो बिजनेसेस, वो प्राइवेटली स्टार्टअप्स जिसकी ओवरऑल वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो. तो इन बिजनेस अ यूनिकॉर्न इज़ अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी वैल्यूड ओवर $1 बिलियन. तो मोदी जी ने बताया कि दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वाला देश है हमारा देश भारत, ऑफ कोर्स आफ्टर US एंड चाइना. And there have been more than 10,000 startups that have been registered in last 6 years. तो ये सब डाटा कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं कहीं आप जैसे एस्से में या पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में. उसके अलावा आवर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो गेव अ विजन
दैट इज वन अर्थ वन हेल्थ। तो वन अर्थ वन हेल्थ से उनका मतलब ये था कि पूरे दुनिया भर में लोगों का हेल्थ एक तरीके से देखा जाना चाहिए। अगर दुनिया भर में कहीं भी कोई बीमारी फैलती है तो उसका इम्पैक्ट बाकी अलग अलग जगहों पे ज़रूर पड़ता है, जो हमने इस पैंडेमिक में, कोविड पैंडेमिक में देखा है। तो इसी कारण से अगर दुनिया भर में कहीं भी कोई बीमारी होती है तो पूरे दुनिया को, कहीं भी कोई इन्फेक्शन होता है तो पूरे दुनिया को एकजुट होकर के उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दिस इज़ इंडियाज़ विजन ऑफ वन अर्थ वन हेल्थ, और इसी डायरेक्शन में फिर इंडिया ने काम भी किया है। कोविड-19 के बहुत सारे वैक्सीन दुनिया के अलग अलग देशों में हमने एक्सपोर्ट किए हैं, लोगों की जान बचाई है, ऐसा कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप ये विजन याद रखना, वन अर्थ वन हेल्थ। आपसे सीधा पूछ लेगा पीटी में कि रिसेंटली our prime minister's address to Davos Agenda 2022 where he said one earth one health, so this concept one earth one health means what, right? तो इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे दुनिया भर में अगर कोई भी हेल्थ कंसर्न्स अराइज होता है तो पूरे दुनिया को एकजुट होकर के इस हेल्थ कंसर्न को एड्रेस करना। उसके अलावा उन्होंने बताया कि इंडिया हैज़ नाउ बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर। इंडिया इज ऑल्सो कंसिडर टू बी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग छोटे छोटे गरीब देशों के लिए सस्ते दामों के जेनरिक ड्रग्स हम लोग बनाते हैं। जैसे अफ्रीका में बहुत सारा इंडिया का ड्रग एक्सपोर्ट होता है, इसीलिए इंडिया को फार्मेसी ऑफ द पुअर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने एक और अप्रोच प्रपोज किया इन दिस डावोस एजेंडा 2022 समिट। उस अप्रोच का नाम है P3 अप्रोच, प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच। मीन्स वी नीड टू टेक एन अप्रोच रिगार्डिंग एनवायरमेंट विच इज़ मोर सस्टेनेबल इन नेचर। उसी को नाम दिया गया है प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is again taken from international segment. It is about new capital of Indonesia and this topic is important from our prelims perspective. तो मैपिंग वगैरह में या प्लेसेज इन न्यूज़ में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इंडोनेशिया ने एक बिल पास किया है हाल फिलहाल में, और जिस बिल की मदद से अब उसने अपने कैपिटल सिटी जो अभी तक जकार्ता में हुआ करती थी, विच इज़ ऑन जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, उसको चेंज करके इस बोर्नियो आइलैंड पे एक नई प्लेस को कैपिटल सिटी बना दिया है। उस प्लेस का नाम है नुसांतारा। एक्चुअली इस प्लेस का पहले नाम हुआ करता था ईस्ट कालीमंतान, लेकिन जब कैपिटल सिटी को जकार्ता से बदल करके यहाँ लाया गया ईस्ट कालीमंतान में, तो ईस्ट कालीमंतान का नाम बदल करके रख दिया गया नुसांतारा। तो अब ये जो ईस्ट कालीमंतान है इसका नाम होगा नुसांतारा, एंड दिस नुसांतारा इज इन बोर्नियो आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एंड इट इज़ नाउ न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। नुसांतारा का मतलब होता है आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो मतलब सीरीज ऑफ आइलैंड। इट इज़ अ जापानीज टर्म, आई एम सो सॉरी, जापानीज टर्म, जावा या जावा का टर्म है ये। अब ज़रा देखिए यार, अब ब्रीफली ये भी समझ लेते हैं कि आखिर इंडोनेशिया ने अपना कैपिटल सिटी यहाँ जकार्ता से बदल करके यहाँ क्यों नुसांतारा में क्यों किया है। तो उसके पीछे कई सारे हैं। जकार्ता में पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इस कारण से जकार्ता में अब फर्दर कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो रही थी टू हैव सपोर्टिंग मोर पॉपुलेशन, और इसी कारण से कैपिटल सिटी को शिफ्ट किया गया है। उसके अलावा जकार्ता जो है वो बहुत जल्दी सिंक हो रहा है क्योंकि लो लाइंग एरिया में है जकार्ता को। और आप देखिए यहाँ पे तो लो लाइंग एरिया में है और धीरे धीरे हो क्या रहा है कि सी लेवल राइज होने के कारण जकार्ता सिंक हो रहा है, और इसी कारण से जकार्ता को कभी कभार वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंकिंग कैपिटल भी कहते हैं ड्यू टू सी लेवल राइज। और इसी कारण से ये कैपिटल सिटी को जकार्ता से शिफ्ट करके यहाँ नुसांतारा में कर दिया गया। उसके अलावा जकार्ता के अंदर पॉल्यूशन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा, तो पॉल्यूशन, sea level rise and population are the three reasons behind shifting of its capital from Jakarta, which is in Java Island, to Nusantara, which is in Borneo Island of Indonesia। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट। इट इज अबाउट बैक्टीरियल रेजिस्टेंस to drugs and this topic is important from our syllabus paper 4 science and technology point of view। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस हमारे अंदर या इंसानों के अंदर होता कैसे है। और एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि माइक्रोब्स क्या चीज़ होते हैं। तो माइक्रोब्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट्स, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज डिजीजेस टू अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ऑफकोर्स जो हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट स्टिल दे कॉज डिजीज टू अस, फॉर एग्जाम्पल दिस कोरोना वायरस। तो दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए हमारी जो दवाइयाँ होती हैं उसको हम लोग कहते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स. These medicines are used to kill these microbes. For example, rifampicin, isoniazid, that is used for TB patients to kill bacterial drugs that cause bacterias that causes TB. तो एक स्पेशल तरीके का बैक्टीरिया जिसको माइकोबैक्टीरिया कहते हैं वो टीबी कराता है, और उसको मारने के लिए फिर ये सब दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, रिफैम्पिसिन या आइसोनियाजेड. तो मुद्दा यह है कि कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं. उन माइक्रोब्स को मारने के लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है. अब अगर ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का हम ठीक तरीके से इस्तेमाल ना करें तो होता क्या है कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं. एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस मतलब जब इन माइक्रोब्स के ऊपर, इन कीटाणुओं के ऊपर हमारा दवाई काम ना करे तो हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस. सो इफ़ दिस ड्रग डज नॉट वर्क अगेंस्ट दीज माइक्रोब्स देन वी से कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस बीमारी हो गई है हमें. एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस इफ द ड्रग्स आर नॉट एबल टू किल द बैक्टीरियाज और एनी अदर माइक्रोब्स. ऐसा होता क्यों है? वाई एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप्स? तो सबसे पहला कारण है इम्प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग्स. जो भी दवाई हमें दिया गया है बैक्टीरियाज को या माइक्रोब्स को मारने के लिए, उसका हम ठीक से इस्तेमाल ना करें तो हमारे बॉडी में एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है. देखिए होता क्या है, ध्यान से समझिएगा. हमारे शरीर के अंदर इतने मान लीजिए बैक्टीरियाज हैं, ये मान लीजिए टीबी के बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम से, और आपने रिफैम्पिसिन दवाई आपको डॉक्टर ने दी कि आपको इसको लेना है. तो डॉक्टर कहता है कि भाई 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने तक लेना है उसको आपको. आप 3 महीने तक लेते हैं तो ज़्यादातर कीटाणु मर चुके हैं, 2-4 ही बचे हैं. आपको लगता है कि अब तो मैं ठीक हो गया. आपने पूरा कोर्स किया नहीं, 3 महीने में बंद कर दिया. तो होता क्या है कि जो 2-4 कीटाणु बच जाते हैं वो काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि 3 महीने की दवाई के बावजूद भी ये कीटाणु अगर नहीं मरे, मतलब रिलेटिवली इनके तुलना में ये पावरफुल थे, तभी तो 3 महीने तक जिंदा हैं ये, और इस दवाई के बावजूद भी नहीं मरे 3 महीने के कोर्स तक. तो अभी तक, इसीलिए इसका मतलब ये कि ज़्यादा पावरफुल थे इनकी तुलना में. अब ये बच गए और आपने 3 महीने के बाद दवाई बंद कर दी. डॉक्टर ने कहा था 6 महीने, लेकिन आपने 3 महीने पे दवाई बंद कर दी. अब ये बच गए जो ज़्यादा पावरफुल हैं. अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा पावरफुल बैक्टीरियाज डेवलप होंगे हमारे बॉडी के अंदर. ज़्यादा पावरफुल बैक्टीरियाज हमारे बॉडी के अंदर जब डेवलप होंगे तो फिर आगे से जब हम ये दवाई अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे फिर से, तो उन बैक्टीरियाज के ऊपर ये दवाई काम नहीं करेगी. सो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. अगर हम कोर्स, इफ़ वी डू नॉट कंप्लीट द कोर्स ऑफ द ड्रग्स, 6 महीने का कोर्स है, 3 महीने में बंद कर दिया, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो कीटाणु बच जाएंगे वो ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, वो मल्टीप्लाई करेंगे. बाद में जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो फिर उसके ऊपर ये दवाई बाद में काम नहीं करेगी. और दूसरा कारण हो सकता है ऑफ कोर्स नॉट टेकिंग पावरफुल ड्रग इनफ. ये दवाई, ये कीटाणु है, इस पे दवाई लेनी चाहिए ज़्यादा पावरफुल, लेकिन हमने ले ली कम पावर की, जिसको हम लोग फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स कहते हैं. तो इफ़ सम हाइयर पावर बैक्टीरियाज आर देयर तो यू नीड सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन ऑफ ड्रग्स. लेकिन आप अगर पहले लाइन के ड्रग्स लेंगे तो क्या होगा कि ये कीटाणु और मजबूत हो जाएंगे. मतलब आप इनका समझिए कि एक मैच प्रैक्टिस करा रहे हैं कि भाई देखो, तुमको मारने के लिए 100 यूनिट की दवाई चाहिए, लेकिन मैं बस 60 यूनिट की दवाई दे रहा हूँ. तो इससे ये लोग लड़ाई कर करके और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं. एंड व्हेन दे बिकम मोर पावरफुल, फ्यूचर में सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ ड्रग्स भी इनके ऊपर काम नहीं करेंगे. सो दिस इज़ हाउ इम्प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग्स में लीड टू एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस. सो एज आई सेड, अगर इम्प्रॉपर ड्रग यूज़ करेंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे, या नॉट इनफ पावरफुल ड्रग्स लेंगे, तो क्या होगा कि इट विल लीड टू ओनली पार्शियल किलिंग ऑफ बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएंगे वो बाद में, सिंस दे आर मोर पावरफुल व्हेन दे मल्टीप्लाई, दे विल क्रिएट एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस. उसके अलावा इफ़ सम ड्रग्स, सम मेडिसिन्स इंटर इनटू आवर बॉडी थ्रू फूड सप्लाई चेन, मतलब मान लीजिए कि इस गोट ने को इस तरह कुछ माइक्रोबियल ड्रग्स दिया गया, इस गोट की कोई बीमारी हुई थी तो उसके लिए कुछ इस तरह का एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दिया गया, और फिर इस गोट को खा गए आप, तो ये ड्रग्स आपके शरीर में पहुंच गया. और फिर ये ड्रग्स जब आपके शरीर में पहुंचेगा थ्रू एग, मीट या मिल्क, तो इट माइट कॉज एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस. अब न्यूज़ ये है कि लैंसेट एक दुनिया की काफ़ी
रिनाउंड हेल्थ जर्नल मानी जाती है। लैंसेट ने रिसर्च करके बताया है कि 2019 के अंदर, अकेले 2019 के अंदर लगभग 13 लाख लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस। और इसके साथ ही एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस हैज़ बिकम वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है एज कम्पेयर टू HIV, एड्स या मलेरिया। तो मतलब एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस इज टर्निंग आउट टू बी वन ऑफ द बिगर रीजन बिहाइंड डेथ इवन एज कम्पेयर टू HIV और मलेरिया। और अगर उसमें भी बात की जाए एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस रिलेटेड डेथ में भी, तो सबसे ज़्यादा डेथ हुई है साउथ एशिया के अंदर, जिस रीजन में हमारा देश है, भारत है। ऑफ कोर्स जहाँ पे गरीबी ज़्यादा होगी, सब सहारन एरिया या साउथ एशिया रीजन, वहाँ पे एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग दवाइयों का कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं करते गरीबी के कारण, या फिर बहुत बार डॉक्टर से ना मिल करके खुद ही से दवाई ले लेते हैं गरीबी में, और इस कारण से इनअप्रोप्रिएट दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हो, जिस कारण से कभी कभार एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। बहुत बार आप देखते हैं लोग खुद ही जाते हैं मार्केट से और दवाई के दुकान से, दुकानदार से पूछ करके दवाई खा लेते हैं। अब दुकानदार को भी ठीक से नहीं पता, लेकिन हम उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं, हम डॉक्टर से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उस दवाई के दुकान वाले से, और वो हमें 4 अगर एंटीबायोटिक टैबलेट दे देता हम खा लेते हैं, लेकिन वो एंटीबायोटिक टैबलेट हमारे बॉडी के अंदर एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है। क्योंकि अगर हमें जब भी एंटीबायोटिक खाना है तो उसका पूरा शेड्यूल कंप्लीट करना होगा, पूरा कोर्स कंप्लीट करना होगा, और वही खानी होगी जो अप्रोप्रिएट हो हमारे बीमारी को लेकर के। इम्प्रॉपर यूज में लीड टू एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस। और इसी एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए हमारे देश में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, नेशनल प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंटेनमेंट शुरू कराया गया, जिसमें हर स्टेट के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे डॉक्टर्स को इसके लिए अवेयर किया जा रहा है कि भाई आप अपने अपने पेशेंट्स को बताओ। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई गई थी 2017 में, उसके अंतर्गत चलाया गया है नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। उसके अलावा चलाया गया इंडियाज़ रेड लाइन कैंपेन। तो जिन जिन दवाइयों के ऊपर इस तरह का रेड लाइन आपको दिखे, समझ जाइए कि इन दवाइयों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है, और अगर हमने लिया तो इससे हमें एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने 2019 प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा था। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about Bokulbon Award 2022. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए, noted folk artist किशन सिंह has been selected for Bokulbon Award 2022. ये जो Bokulbon Award है, it is given by Bokulbon Trust, which is given in memory of late noted poet Anand Chandra Barua. Anand Chandra Barua ji is also known as Bokulobon Nor Kobi. Bokulobon Nor Kobi. I'm sorry for my pronunciation. So ये जो बोकुलबॉन अवार्ड दिया जाता है, इसमें कैश प्राइज होता है, एक साइटेशन होता है, एक मोमेंट होता है, एक सॉल भी होता है। आनंद चंद बरुआ जी का जन्मदिन होता है, बर्थ एनिवर्सरी होता है 27 जनवरी को। तो 27 जनवरी के दिन ही किशन सिंह को ये बोकुलबॉन अवार्ड दिया जाएगा। आपसे APSC प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि इस साल का बोकुलबॉन अवार्ड 2022 किसको दिया गया है। आंसर वुड बी किशन सिंह। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। फाइनल अप्रूवल टू रिपब्लिक डे टेबलू इज़ गिवन बाय डिफेंस मिनिस्ट्री। और अगर ये देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। 89th अमेंडमेंट से लाया गया था, इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था, एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी डायरेक्टली रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज रिमूव्ड with the help of procedure that is very much similar to removal of the judges of the Supreme Court, and Election Commission of India can postpone election of legislative assembly indefinitely. This is also wrong. So all the three statements are not correct. So the correct answer is option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.